नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि DEET टीजीटी मैथ्स 2021 में मेल शिफ्ट में पूछे गए थे। वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कक्षा में बातचीत करना, यानी कि कक्षा में बातचीत करना और अनुशासनहीनता करना डैश का संकेत है। हमें यहाँ पर बताना है कि जब मान लीजिए एक टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रहा है, उस पढ़ाने के दौरान जो है वो बच्चा बीच में जो है वो कक्षा में बातचीत करना शुरू कर देता है या फिर अनुशासनहीन हो जाता है, तो वो किसका संकेत है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए अगर एक टीचर पाठ पढ़ा रहा है और पढ़ाने के दौरान बच्चा अगर बातचीत करना शुरू कर देता है, इसका मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें बच्चे की रुचि नहीं है, तो बच्चा बीच में जो है वो बातचीत करना शुरू कर देता है, या फिर जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चा जो है वो बोर हो गया है, इस वजह से जो है वो बीच में बातचीत करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो है वो आपका इसी से रिलेटेड जो है वो ऑप्शन रहेगा। हमें यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है हमें यहाँ पर अशिष्टता यानी कि मैनरलेस। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसा कोई संकेत नहीं है कि अगर बच्चा पढ़ाने के दौरान जो है वो बीच में बातचीत कर रहा है तो वो मैनरलेस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है कि दोहराव के कारण उत्पन्न नीरसता, यानी कि दोहराव के कारण उत्पन्न नीरसता जो है ये आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो आपका यही होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो नीरसता जो है वो बच्चे में आ गई है, यानी कि बच्चा जो है वो बोर होना शुरू हो जाता है, तो बच्चा बीच में जो है वो बातें करना शुरू कर देता है या अनुशासनहीन हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर दे रखा है शरारत पूर्ण व्यवहार, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद है एक अच्छा छात्र नहीं होने, ठीक है, तो एक अच्छा छात्र नहीं होने को और जो है संकेत करता है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा दोहराव के कारण उत्पन्न नीरसता, यानी कि बच्चा जो है वो नीरसता यहाँ पर बच्चे में आ गई है, बच्चा बोर होना शुरू हो जाता है, उसके कारण जो है वो बच्चा जो है वो कक्षा में बातचीत करना शुरू कर देता है या फिर अनुशासनहीन हो जाता है। क्लियर है। तो जहां पर भी इस टाइप से आपको ऑप्शन दे दिए जाए कि मैनरलेस है बच्चा या फिर जो बच्चा जो है वो एक गुड स्टूडेंट नहीं है, इस टाइप के जो ऑप्शंस होंगे वो आपके यहाँ पर जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी भाषा में किसी वाक्य या वाक्यांश की संरचना को नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों के समूह को क्या संदर्भित करता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर भाषा विकास की बात करें तो भाषा विकास में जब आप यहाँ पर वाक्य या वाक्यांश को बनाना सीखते हैं, शब्द बनाना सीखते हैं, तो वहां पर अगर नियम और सिद्धांत होंगे तो उसको हम यहाँ पर वाक्य विन्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, वाक्य विन्यास बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पर नियम और सिद्धांत की बात होगी तो वहां पर आपका वाक्य विन्यास यानी कि सिंटैक्स जो है ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछा हुआ है कि किस वर्ष के अध्ययन से पता चला है कि पुरुष और महिलाएं अपने अन्योन्य आश्रयता प्रकार में भिन्न है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है पारस्परिक निर्भरता, यानी कि जो महिला और जो पुरुष होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये किस अध्ययन के द्वारा जो है वो पता चला था। तो ये जो आपका इंटरडिपेंडेंस का जो यहाँ पर थ्योरी आई थी, ये आपकी 1997 में जो थ्योरी आई थी, जिसमें ये पता चला था कि पुरुष और महिलाएं जो है ये आपकी क्या है, अनन्य आश्रयता जो है उस प्रकार से ये भिन्न होते हैं। यहाँ पर ये 1997 में पता चला था। तो ये जो अध्ययन है ये आपका यहाँ पर 1997 का अध्ययन है, तो ये आपको सीधा ध्यान रखना है, 1997 का ये अध्ययन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि अधिगम के लिए आकलन में होने वाली मुख्य प्रक्रिया कौन सी है। और अधिगम के लिए आकलन जो है ये आपका एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि रचनात्मक आकलन होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चे का आकलन किया जाता है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। जब टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है तो उसी के दौरान जो है वो बच्चे का आकलन जो है वो किया जाता है, कोई सवाल जवाब करके जो है वो बच्चे का यहाँ पर आकलन किया जाता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही होता है। तो आपका अधिगम के लिए जो आकलन होता है ये आपका एक रचनात्मक आकलन होता है। यहाँ पर जो है ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाता है। इसके साथ जो है वो आपका यहाँ पर ये टर्म्स भी जो है वो पूछी जा सकती हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होती है ये आपकी यहाँ पर
सबमेटिव असेसमेंट होता है। ये क्या होता है? ये आपका सबमेटिव असेसमेंट होता है। सबमेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन। ठीक है, क्या होता है? योगात्मक आकलन। ठीक है, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन कब होता है? ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसके अंत में होता है। यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस बच्चे की देखी जाती है। तो ये आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, यानी कि आपका यहाँ पर अधिगम का आकलन होता है। उसके बाद आपके पास एक टर्म आती है असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग के अंतर्गत क्या होता है? यहाँ पर बच्चा जो है वो अपना यहाँ पर स्वयं ही आकलन करता है। टीचर जो कुछ पढ़ा देता है उसके बाद बच्चा जो है वो खुद ही यहाँ पर प्रश्न करता है, खुद ही उत्तर देता है, या फिर साथियों के साथ जो है ये प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पर बच्चा जब खुद ही आकलन करता है तो वहां पर आपका असेसमेंट एज लर्निंग होता है। एक आपके पास होता है यहाँ पर असेसमेंट, असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग यहाँ पर क्या होता है? असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है वो टीचर नहीं पढ़ाता, बच्चा खुद ही कोई चीज यहाँ पर पढ़ता है, खुद ही यहाँ पर गलतियां करता है और खुद ही सीखता है। तो वहां पर आपका असेसमेंट इन लर्निंग होता है। यहाँ पर टीचर पढ़ाता है, उसके बाद बच्चा खुद का आकलन करता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो टीचर के बिना पढ़ाए ही बच्चा खुद से पढ़ता है, खुद से गलतियां करता है और खुद से ही सीखता है। वो आपका यहाँ पर क्या आता है? वो आपका असेसमेंट इन लर्निंग होता है। क्लियर है? तो ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पर नोट करनी है। तो इसका जो यहाँ पर आंसर है वो आपका यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमसे क्या पूछ रहा है? कौन सा अधिगम शिक्षार्थियों पर कुछ करने के अनुभव को प्रतिबिंबित करने पर केंद्रित है? यानी कि कुछ करने के अनुभव को प्रतिबिंबित करने पर केंद्रित है, ताकि संकल्पनात्मक अंतर्दृष्टि के साथ साथ व्यवहारिक विशेषज्ञता भी प्राप्त हो सके। तो हमें यहाँ पर बताना कि उसमें कौन सा अधिगम आएगा जब यहाँ पर जो है वो शिक्षार्थी जो है वो कुछ करने के अनुभव पर प्रतिबिंबित है, जिसके साथ वो जो यहाँ पर व्यवहारिक विशेषज्ञता होती है उसको भी जो है वो प्राप्त कर ले। तो जब कुछ करने के अनुभव पर प्रतिबिंबित हो तो वहां पर आपका अनुभवात्मक अधिगम होता है। क्या होता है? अनुभवात्मक अधिगम होता है, क्योंकि अनुभवात्मक अधिगम जो होता है उसके अंतर्गत आपका व्यवहारिक अधिगम भी आ जाता है। तो ये जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रायोगिक या फिर आपका यहाँ पर अनुभवात्मक अधिगम हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में करो तो ये आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ करने के अनुभव पर अगर प्रतिबिंबित हो जिसमें आपका व्यवहारिक विशेषज्ञता भी आ जाए तो वो आपका अनुभवात्मक अधिगम होगा। ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछ रखा है संचारी यानी कि प्रेक्षणशील पाठ डैश नहीं है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा प्रेक्षणशील पाठ जो है वो आपका नहीं है, यानी कि कम्युनिकेटिव लेसन्स आर नॉट। हमें यहाँ पर कम्युनिकेशन लेसन जो बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए अगर आप एक बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जो है वो आपको व्याकरणिक रूप से जो है वो नहीं देखना कि व्याकरणिक रूप से सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो आपका नहीं में पूछा हुआ है तो आपका व्याकरणिक हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बच्चे के अंदर आप कम्युनिकेशन स्किल को अगर बढ़ाना चाहोगे तो वो आपका यहाँ पर जो है प्रासंगिक होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए और आपका ये प्रमाणिक भी होना चाहिए। पर बी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति में अद्वितीय लक्षण और विशेषताएं होती हैं उसे डैश कहा जाता है। तो देखिए जिस व्यक्ति के अंदर अद्वितीय विशेषताएं और लक्षण होते हैं वो बच्चा जो होता है वो आपका एक्सेप्शनल इंडिविजुअल यानी कि एक्सेप्शनल बंदा होता है। ठीक है, अद्वितीय विशेषताएं होती है और उसमें अद्वितीय लक्षण होते हैं तो वो आपका असामान्य व्यक्ति होगा। क्या होगा? असामान्य व्यक्ति होगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर जो है वो आइंस्टाइन को ले सकते हैं, आप यहाँ पर जो है वो जैसे कौटिल्य को ले सकते हैं। तो ये जो है वो असामान्य व्यक्ति होते हैं, इनमें अद्वितीय लक्षण और विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछा हुआ है कि सतत अनुकरण तंत्र यानी कि सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कि शॉर्टकट में आप इसको SBT बोलते हो। ठीक है,
एसबीटी यानी कि आपके पास जो सतत अनुकरण तंत्र आधारित प्रशिक्षण जो है वो क्या है, ये हमें यहाँ पर पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें जो है जो ट्रेनी होता है उसको यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो कुछ चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। इसके अंतर्गत आपके पास यहाँ पर आ जाता है जैसे जहाज सिखाना आ जाता है या फिर एक कोई मशीनरी सिखाना आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आपका इस टाइप के जो है वो प्रशिक्षण होते हैं यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है कि यह विभिन्न आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मन, हृदय, समझ और कार्यों की शुद्धि है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं होते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। उसके बाद है यह वह विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हथियारों का उपयोग करना सिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि यह एक अन्य विधि है, एक अन्य विधि है जो प्रशिक्षु विकास में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी एक विधि होती है जिसमें आप जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग को टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कुछ चीजें यहाँ पर सिखाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में हमें दे रखा है कि यह उन लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध अतिरिक्त सेवाएं हैं जो अपने नियोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुति से ऊपर और उससे भी अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया जैसे जहाज वगैरह सिखाना हो गया, ये जो है वो इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म का सहायक विषय नहीं है। तो हिंदू धर्म में आपका व्याकरण भी आता है, ज्योतिष भी आता है, शिक्षा भी आता है। नक्षत्र जो होता है ये आपका नहीं होता है, न पर ये नक्षत्र जो है ये आपका हिंदू का सहायक विषय जो है, हिंदू धर्म का सहायक विषय जो है वो नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है कि समानता का वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है कि पक्षपाती तरीके से शारीरिक स्वरूप को बनाए रखना। तो यहाँ पर पक्षपाती तरीके से अगर आप लड़के और लड़कियों को यहाँ पर जो शारीरिक स्वरूप होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे लड़के को मुर्गा बनाया जाता है, लड़कियों के हाथ ऊपर करवाए जाते हैं, तो ये चीजें जो है वो बनाए रखना, ऐसा जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं पूछा है। तो ये ऐसा स्वरूप बनाए रखना ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करना। तो कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए और ऐसी किसी भी स्थिति से बचना जो विद्यार्थियों को उनके लिंग के आधार पर अपमानित या परेशान कर सकती है। तो ये तो सही है, टीचर को ये जो है वो करना चाहिए। हमें यहाँ पर नहीं में पूछा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि लड़के और लड़कियों को कक्षा में भाग लेने के लिए अलग अलग अवसर देना। तो ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो बच्चे में पक्षपात आता है यहाँ पर। तो ये जो है वो टीचर को नहीं करना चाहिए। ये दो ऑप्शन आपके गलत है और यही जो है वो आपके आंसर हो जाएंगे। तो वन और थर्ड जो है ये आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे, क्योंकि ये चीजें जो है वो टीचर को नहीं करनी चाहिए। हमें समानता का वातावरण बनाना है क्लास में, तो ये चीजें जो है वो टीचर को नहीं करनी चाहिए। हमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछा हुआ है कि जिन लोगों में यौन विशेषताओं में भिन्नता होती है, तो जो यौन विशेषताएं होती हैं उनमें अगर भिन्नता होती है जो सामान्य पुरुष या महिला शरीर के साथ उपयुक्त नहीं होती है, यानी कि जो सामान्य पुरुष और जो सामान्य महिला होती है उनके साथ उपयुक्त नहीं होती, यानी कि उनके जैसी कोई विशेषता नहीं होती है, तो वो यहाँ पर किन लोगों को संदर्भित करता है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो वो जो है वो आपके मध्य लिंगी यानी कि इंटरसेक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो ना तो मतलब पुरुष की तरह अपने आप को पहचान पा रहे हैं, ना महिला की तरह, तो वो जो है वो आपके मध्य लिंगी यानी कि इंटरसेक्स हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है। तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ज्ञान की उत्पत्ति में जो है वो आपका यहाँ पर वस्तुनिष्ठ नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ में जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं, वहां पर यस नो इस टाइप से या फिर कोई एक बिल्कुल एक शब्द वाला आंसर होता है। तो इसमें आपकी ज्ञान की उत्पत्ति जो है वो नहीं होती है। अगर आपके पास व्यवहारवाद है, रचनावाद है और व्याख्यावाद है, तो इनमें जो है वो स्पष्ट
स्पष्टीकरण होता है, तो इसमें ज्ञान की उत्पत्ति जो है वो आपकी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कि वह भाषा जिससे बच्चा मुख्य रूप से शैशवा अवस्था से उजागर होता है, वो भाषा हमें बतानी है जो शैशवा अवस्था में उजागर होती है। शैशवा अवस्था में जो बच्चा भाषा बोलता है वो आपकी मातृभाषा ही बोलता है, तो यहाँ पर जो है वो आपका मातृभाषा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो आपको इवेल्युएशन का जो चैप्टर है वो भी आपको यहाँ पर करना होगा। हमें यहाँ पर विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए, तभी आप नहीं का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर चूज कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि मूल्यांकन जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये आपकी सही है, ये विशेषता होती है मूल्यांकन की। उसके बाद दिया हुआ है कि यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, तो जो मूल्यांकन होता है ये आपकी एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन आपका सतत चलता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि यह कक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। देखिए यहाँ पर दे दिया कि नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा। अगर ये हो जाता कि जो मूल्यांकन होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ कक्षाओं तक ही सीमित है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता, लेकिन इसने बोला कि नहीं है, तो आपका एक ऑप्शन यहाँ पर बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या है कि इसमें केवल शैक्षणिक विषय शामिल है। तो देखिए यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है उसमें सिर्फ शैक्षणिक विषय नहीं आते, इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र सभी क्षेत्रों से जो है वो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। आपके पास यहाँ पर मूल्यांकन होता है, उसमें 3 डोमेन होती हैं आपके पास, संज्ञानात्मक डोमेन, भावनात्मक डोमेन और मनोगत्यात्मक डोमेन जो होती है। ये तीनों डोमेन्स के थ्रू जो है वो बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान क्या है। तो सामाजिक विज्ञान भूगोल है, ज्योतिष है, जीव विज्ञान है या समाजशास्त्र है। तो सामाजिक विज्ञान जो है, देखिए कई जो है वो जल्दबाजी में यहाँ पर भूगोल लगा सकते हैं, सामाजिक विज्ञान आपका भूगोल नहीं है। सामाजिक विज्ञान में एक पार्ट होता है आपका भूगोल का, इसमें आपके पास हिस्ट्री भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन हमें पूछा कि सामाजिक विज्ञान क्या है। तो सामाजिक विज्ञान जो है ये आपका समाजशास्त्र होता है। ये ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान जो है ये क्या है, ये समाजशास्त्र है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन दिव्यांगता का मॉडल नहीं है। दिव्यांगता यानी कि डिसएबिलिटी का मॉडल नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले है आपके पास रिहेबिलिटेशन मॉडल, यानी कि आपका पुनर्वास मॉडल। पुनर्वास मॉडल जो है ये भी आपका दिव्यांगता का मॉडल होता है, हमें नहीं में पूछा है, तो ये आपका जो पुनर्वास मॉडल होता है ये आपका दिव्यांगता का मॉडल होता है। जो पुनर्वास मॉडल होता है इसके अंतर्गत जो दिव्यांगता होती है इसको एक समस्या के रूप में देखा जाता है, और जो दिव्यांग होते हैं उनकी यहाँ पर हेल्प की जाती है ताकि वो अपनी उस कंडीशन से जो है वो उभर पाए, तो ये जो है वो आपका दिव्यांगता का मॉडल होता है। उसके बाद सेकंड है आपका यहाँ पर मानसिक यानी कि मेंटल मॉडल, तो ये जो है ये आपका यहाँ पर इसका जो मॉडल है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट होता है, क्योंकि ये आपकी एक संज्ञानात्मक संरचना होती है जिसमें आप अपने आसपास के क्षेत्र को समझने के लिए दूसरों के साथ अंतः क्रिया यहाँ पर करते हो, तो ये जो है वो मानसिक मॉडल जो है ये आपका दिव्यांगता का मॉडल जो है वो नहीं होता है। सामाजिक मॉडल में भी जो है वो आप यहाँ पर दिव्यांग जो होते हैं उनकी यहाँ पर समाज में जो कंडीशन होती है उसको सुधारने के लिए आप उनकी मदद जो है वो करते हैं। चैरिटी मॉडल भी होता है दिव्यांगों की, आप जो है वो यहाँ पर चैरिटी करके हेल्प कर सकते हैं, तो ये जो है वो आपका दिव्यांगता का मॉडल होता है। आपका यहाँ पर जो मानसिक मॉडल जो होता है यानी कि मेंटल मॉडल जो होता है ये आपका यहाँ पर मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय विषय की प्रकृति नहीं है, यानी कि इसमें से विद्यालय विषय की विशेषता हमें यहाँ पर बताने की कौन सी नहीं है। तो देखिए फर्स्ट हमें दे रखा है कि मानदंड के रूप में कार्य करता है जिसके द्वारा हम सीखते हैं, तो यहाँ पर ये मानदंड के रूप में जो है वो कार्य करता है। विद्यालय का विषय जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि हम उनसे जो है वो कुछ सीख पाए, तो यहाँ पर जो है वो जिससे हम सीखते हैं उसमें जो है वो एक मानदंड के रूप में जो है वो आपका विद्यालय विषय जो है वो काम करता है। उसके बाद सेकंड है कि बाहरी दुनिया के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण देता है, तो विद्यालय का विषय जो है वो ऐसा होना चाहिए कि बाहरी जो दुनिया होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर समझ आ जाए, व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है वो हमारा यहाँ पर विकसित हो जाए। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है कि स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला से सामग्री प्राप्त करना, तो ये भी जो है वो आपकी यहाँ पर विशेषता होती है। हमें यहाँ पर नहीं में ऑप्शन दे रहा है, तो ये जो है वो आपके पास फोर्थ ऑप्शन एक ही यहाँ पर बच गया, तो ये जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है।
ठीक है, हमें नहीं में ऑप्शन बताना था, तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी एक विशिष्ट आचार संहिता होती है। तो जो विद्यालय विषय है वो आपकी कोई विशिष्ट आचार संहिता नहीं होती है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें दिया हुआ है कि जेम्स बैंक बहुसांस्कृतिक शिक्षा के दृष्टिकोण के 3 समूह की चर्चा करते हैं। तो जो जेम्स बैंक है इन्होंने यहाँ पर जो है वो बहुसांस्कृतिक शिक्षा के यहाँ पर 3 चरण दिए हैं। निम्न में से विषम ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो बहुसांस्कृतिक शिक्षा में इन्होंने 3 जो चरण दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला जो चरण दिया इन्होंने यहाँ पर सामाजिक क्रिया उपागम है, सेकंड आपका यहाँ पर पाठ्यचर्या योगदान उपागम है, और थर्ड जो है ये आपका प्रभुत्व दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर जो है जेम्स बैंक ने यहाँ पर जो है वो 3 चरण दिए हैं। यहाँ पर समूहों की ही बात करते हैं, समाज क्योंकि संस्कृति से रिलेटेड है, तो इन्होंने पहला जो उपागम दिया वो सामाजिक क्रिया उपागम है, सेकंड यहाँ पर इन्होंने पाठ्यचर्या योगदान दृष्टिकोण दिया है, और थर्ड इन्होंने प्रभुत्व दिया है। तो हमें अलग पूछा हुआ है, तो ये आपका योगात्मक उपागम जो है, जो सबमेटिव आपका अप्रोच है, सबमेटिव अप्रोच जो है ये आपकी इसके अंतर्गत नहीं आती। तो ये आपको ध्यान रखना है। जेम्स बैंक ने जो है वो यहाँ पर बहुसांस्कृतिक शिक्षा का जो दृष्टिकोण है वो 3 समूह में दिए हैं। फर्स्ट सामाजिक क्रिया उपागम है, सेकंड आपका यहाँ पर पाठ्यचर्या है, और थर्ड आपका यहाँ पर प्रभुत्व दृष्टिकोण है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि लगभग सभी उदाहरणों में लिंग पहचान को डैश के रूप में स्वयं पहचाना जाता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि किन उदाहरणों में यहाँ पर हम लिंग पहचान करते हैं। तो फर्स्ट हमें दे रखा है कि यह व्यक्ति का अपना व्यक्तिपरक अनुभव होता है। तो देखिए व्यक्ति का अपना, यहाँ पर अगर आप लिंग की पहचान करते हो तो ये आपका व्यक्तिपरक अनुभव नहीं होता है। हमको जो है वो लगभग बहुत पहले पता लग जाता है। व्यक्तिपरक अपना जो अनुभव होता है वो तो हमें बहुत बाद में जाके जो है वो पता चलता है, लेकिन हमें पहले ये पता हो जाता है कि हम यहाँ पर लड़के हैं या फिर लड़की हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपका व्यक्तिपरक अनुभव नहीं होता है। पहले आपको यहाँ पर जो लिंग का पता चलता है वो आपको सोसाइटी के थ्रू भी पता चलता है, अपना खुद का भी होता है। तो यहाँ पर सोसाइटी और खुद का दोनों का मिक्स मैच होता है। तो यहाँ पर लिंग पहचान आपका सिर्फ व्यक्तिपरक अनुभव नहीं होता है, गलत हो जाएगा। यह समाज के भीतर व्यवहार और उपस्थित जैसे देखने योग्य कारकों द्वारा प्रकट होता है, तो अकेला समाज में नहीं होता है। पुरुष या महिला होने की निजी अनुभूति, तो ये भी जो है वो निजी अनुभूति वही हो गया कि व्यक्तिपरक ही हो गया। तो मतलब दोनों का मिक्स मैच है, इसका मतलब यहाँ पर ये अंतर्निहित होता है, बाहरी या पर्यावरणीय कारकों के संयोजन का परिणाम है। तो इसी से जो है वो हम यहाँ पर लिंग पहचान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, समाजशास्त्रियों ने प्रौद्योगिकी साधनों और जीवन यापन के साधनों के आधार पर समाज को किस चरण में विभाजित किया है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि साधनों और जीवन यापन के साधनों के आधार पर, ठीक है, जीवन यापन के जो साधन होते हैं उसके आधार पर यहाँ पर समाज को किस चरण में विभाजित किया है। तो समाजशास्त्रियों ने समाज को विभिन्न चरणों में विभाजित किया है। तो इसमें हमें जीवन यापन वाला चरण जो है वो हमें बताना है। तो जो आपका यहाँ पर जीवन यापन वाला जो चरण होता है ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव फेज होता है, यानी कि जो सकारात्मक चरण होता है वो आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, तो समाज का जो सकारात्मक चरण होता है उसके अंतर्गत आप यहाँ पर जीवन यापन के जो साधन होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव चरण होता है। अगर हम मेटाफिजिकल स्टेज की बात करें तो ये आपका आध्यात्मिक होता है, फिर आपका थियोलॉजिकल स्टेज होता है, ये आपका धार्मिक होता है, देन आपका यहाँ पर पदानुक्रमित चरण होता है। तो ये आध्यात्मिक, धार्मिक, पदानुक्रमित और सकारात्मक, तो जो सकारात्मक चरण होता है इसमें आपका जीवन यापन वाले जो साधन होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि किस प्रकार का परिवार एक महिला को एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की अनुमति देता है। तो वो कौन सा परिवार होता है जो एक महिला को एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की अनुमति देता है। तो वो आपका यहाँ पर बहुपतित्व परिवार हो जाएगा। ठीक है, बहुपतित्व परिवार जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। हमें फैमिली का टाइप पूछा है, तो टाइप्स ऑफ फैमिली जो है ये आपका कॉन्सेप्ट आता है बीएड में। तो आपको जो है यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि एक महिला जब एक से ज्यादा पुरुषों के साथ विवाह करती है तो वो कौन सी फैमिली होती है जो ये अनुमति देती है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी व्यक्ति के ईक्यू का मतलब होता है यहाँ पर जो आपका इमोशनल क्वोशेंट होता है, इंग्लिश में इमोशनल क्वोशेंट, हिंदी में आपके पास हो जाएगा संवेगात्मक लब्धि। तो यहाँ पर कि कौन सा कौशल
कि कौन सा कौशल किसी व्यक्ति से संबंधित एक समाजशास्त्रीय शब्द है। तो हमें यहाँ पर EQ से संबंधित समाजशास्त्रीय शब्द जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए संवेगात्मक में जो चीज होती है ये आपके पास क्या होती है, ऑप्शन में जैसे हमें दे रखा है कठिन कौशल होता है, व्यक्ति कौशल होता है, मृदु कौशल होता है या फिर सामाजिक कौशल होता है। तो यहाँ पर संवेग की बात है तो जो संवेग होते हैं वो आपके सॉफ्ट स्किल में आ जाते हैं। तो सॉफ्ट स्किल यानी कि आपके पास यहाँ पर मृदु कौशल के अंतर्गत आ जाता है। तो अगर हम इसका समाजशास्त्रीय शब्द देखें तो वो आपका यहाँ पर मृदु कौशल आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि विद्यालय का लक्ष्य डैश को विकसित करना होना चाहिए। तो विद्यालय का लक्ष्य क्या होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए फर्स्ट में हमें दे रखा है सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक। तो ये जो ऑप्शन है यही आपका यहाँ पर सही है। यहाँ पर जो है वो राजनीतिक मूल्य जो है वो दिए हुए हैं, तो विद्यालय का लक्ष्य आपका राजनीतिक मूल्य वाला नहीं होता है। तो जो विद्यालय का जो लक्ष्य होता है वो आपका सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक, ठीक है, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य जो है वो यहाँ पर ये विकसित करता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी रणनीति छात्रों को लैंगिक मुद्दों के प्रति सचेत करने के लिए नियोजित नहीं की जा सकती। हमें यहाँ पर नहीं में आंसर दे रखा है, ठीक है, कि नहीं की जाती, ये हमें पूछा हुआ है कि नहीं वाला आंसर हमें बताना है, जिसके परिणाम स्वरूप लैंगिक समानता का दृष्टिकोण विकसित होगा। तो लैंगिक समानता का दृष्टिकोण विकसित हो, इनमें से हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है वो आपका लैंगिक मुद्दों के प्रति सचेत जो है वो नहीं कर पा सकेगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है कि चलचित्र विश्लेषण। इसका मतलब आप बच्चों को फिल्म दिखाओगे, तो फिल्म जब आप बच्चे को दिखाओगे तो वहां पर जो है वो कुछ मुद्दे होते हैं जिसका एनालिसिस जब आप यहाँ पर करोगे तो वहां पर जो है वो जो लैंगिक मुद्दे होते हैं उनके प्रति जो है वो बच्चों को आप सचेत कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर चलचित्र विश्लेषण करके जो है वो बच्चों को लैंगिक मुद्दों के प्रति जो है वो आप सचेत कर सकते हैं। उसके बाद है समाज विश्लेषण। तो आप यहाँ पर सोसाइटी का एनालिसिस करके भी जो है वो बच्चों को लैंगिक मुद्दों के प्रति जो है वो सचेत कर सकते हो। उसके बाद है साक्षात्कार से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करके। तो अगर आपका यहाँ पर अगर कोई भी इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में आप उनका विश्लेषण करके लैंगिक मुद्दों के प्रति बच्चों को जो है वो आप सचेत कर सकते हो। पर ये जो 3 चीजें हैं इनमें जो है वो आप लैंगिक मुद्दों के प्रति बच्चों को सचेत कर सकते हैं। आप चलचित्र का विश्लेषण करके, आप समाज का विश्लेषण करके या फिर साक्षात्कार से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करके जो है वो आप यहाँ पर बच्चों को क्या कर सकते हो, लैंगिक मुद्दों के प्रति सचेत कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है ये है कि जीवनियों का विश्लेषण करके। तो जीवनियों का विश्लेषण करके आप जो है वो यहाँ पर सामाजिक जो लैंगिक मुद्दे होते हैं उनके प्रति आप सचेत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से आप जिस व्यक्ति की आप जीवनी पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हो, लेकिन जो है आपके जो लैंगिक मुद्दे होते हैं उनके प्रति आप सचेत जो है वो आप नहीं कर सकते किसी छात्र को, किसी स्टूडेंट को। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं में पूछा हुआ था, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन है। हमें पूछा हुआ है कि पियाजे का जो अधिगम सिद्धांत है स्कीमा के किस स्तंभ से संबंधित नहीं है। यानी कि पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन आया है, तो पियाजे ने स्कीमा यूज की हुई है कि हर एक स्टेज की अपनी एक स्कीमा होती है, उसके अंतर्गत उन्होंने यहाँ पर कुछ टर्म्स दी थी। तो जब हम यहाँ पर पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हमने यहाँ पर जो है वो कुछ वर्ड्स सीखे थे कि साम्यीकरण क्या होता है ये भी हमने सीखा था, आत्मसातीकरण भी सीखा था, समायोजन भी सीखा था। तो जो पियाजे हैं उन्होंने इन स्कीमास का जो है वो यूज किया है, लेकिन यहाँ पर स्कीमा का जो स्तंभ है उन्होंने जो है वो आकलन का कहीं पर भी कोई जो है वो यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, तो ये स्कीमा में नहीं आता है। तो आपका असेसमेंट जो है वो आपका यहाँ पर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि जिसे अक्सर त्वचा इंद्रिय के रूप में जाना जाता है, त्वचा इंद्रिय रूप में जाना जाता है, यानी कि स्किन सेंस के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो डैश में परिवेश में स्पर्श, गति और शरीर की स्थिति शामिल होती है। तो यहाँ पर स्पर्श, शरीर की गति जो शामिल होती है वो काइनेस्थेटिक जो
सेंस होती है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पर काइनेस्थेटिक सेंस जो होती है वो आपकी यहाँ पर आती है, यानी कि गतिज इंद्रिय, ठीक है। हिंदी में आप यहाँ पर पढ़ोगे तो ये आपकी गतिज इंद्रिय हो जाएगी, लेकिन आप इंग्लिश में ही करना, ये आपकी काइनेस्थेटिक सेंस जो होती है वो आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, हमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि अंग्रेजी शिक्षण का सही उद्देश्य कौन सा है। तो अंग्रेजी शिक्षण का हमें यहाँ पर उद्देश्य बताना है कि सही उद्देश्य कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट हमें दे रखा है कि विचारों की सराहना करने की क्षमता विकसित करना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षण कर रहे हो तो आप यहाँ पर जो है वो विचारों की सराहना करने की जो क्षमता है वो आप में विकसित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दिया कि ज्ञान का विकास करना, तो ज्ञान का विकास करना सिर्फ आप अंग्रेजी शिक्षण से ज्ञान का विकास नहीं कर सकते, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। फिर हमें दे रखा स्व अध्ययन की आदत विकसित करना, तो ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर जो है वो इंग्लिश टीचिंग कर रहे हो तो वो आपके पास जो है वो आप यहाँ पर स्व अध्ययन की आदत जो है वो आपकी विकसित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कि साक्षरता का विकास करना, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षण कर रहे हो तो ये साक्षरता का विकास जो है वो आपका यहाँ पर होता है। तो साक्षरता का विकास करना यानी कि लिटरेसी डेवलपमेंट जो है वो आपकी यहाँ पर हो जाती है। तो अंग्रेजी शिक्षण का सही उद्देश्य आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षण का सही उद्देश्य जो है वो आपका होता है साक्षरता का विकास करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका आसान क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा हुआ है कि पाठ्य पुस्तक की पाठ्यचर्या को कौन तय करता है। जो पाठ्य पुस्तक होती है स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाई जाती है उसकी जो पाठ्यचर्या होती है वो कौन यहाँ पर तय करता है। सरकार नहीं करती, शिक्षा मंत्री नहीं करता, स्कूल का प्राचार्य भी नहीं करता, राज्य शिक्षा बोर्ड जो है ये आपका यहाँ पर पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक की जो पाठ्यचर्या होती है उसको तय करता है। यानी कि जो टेक्स्ट बुक करिकुलम जो होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो वो आपका डिसाइड करता है द स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, द स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि शिक्षक डैश के माध्यम से विभिन्न संप्रदायों के बीच संबंधों को समझते हैं, कि यहाँ पर जो है वो जो विभिन्न संप्रदाय होते हैं उनके बीच संबंधों को जो है वो इनमें से किस माध्यम से शिक्षक यहाँ पर समझता है। जो ये जो माध्यम है जो संप्रदायों और विचारों के बीच, जो संप्रदाय होते हैं, संप्रदाय का मतलब होता है जो कॉन्सेप्ट होता है, और जो विचार यानी थॉट्स या फिर आप आइडियाज ले सकते हैं, के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर संप्रदाय आरेख का यूज करोगे, यानी कि कॉन्सेप्ट डायग्राम, कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट ग्राफ या फिर कॉन्सेप्ट चार्ट्स। तो यहाँ पर जो है वो आपका आंसर आता है संप्रदाय मानचित्र, यानी कि आप इसका प्रयोग करके यहाँ पर जो ये आपका जो कॉन्सेप्ट मैप होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो संप्रदाय और जो विचार होते हैं उनके बीच संबंध को ये प्रतिनिधित्व किसका करता है, ये जो संप्रदाय यानी कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं और जो आइडियाज होते हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उनका यहाँ पर ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस माध्यम से जो है वो यहाँ पर इनका रिलेशन आ जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि शिक्षण में चर्चा विधि का महत्व। तो हमें यहाँ पर चर्चा विधि यानी कि डिस्कशन मेथड का हमें महत्व बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर किसकी, डिस्कशन मेथड की, ठीक है। डिस्कशन मेथड की इंपॉर्टेंस में बतानी है। तो बातचीत शुरू करना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर चर्चा विधि है तो बातचीत जो है वो शुरू होगी। निर्देशित वार्तालाप करना या अधिगम को सक्रिय करना, ये जो ऑप्शन है वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। जो चर्चा विधि होती है ये आपकी आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, ये जो है वो इसका महत्व होता है। तो जो आलोचनात्मक चिंतन जो होता है यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।